हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ये कुछ दिन जो बचे हुए हैं एग्ज़ाम तक के लिए उसमें बहुत अच्छे से अपनी तैयारी जो है उसे करिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए। और बाकी तो आप खुद ही बहुत समझदार हैं, मैं इसमें क्या कहूँ। मेरा काम तो केवल एक माध्यम हूँ मैं तो आप लोगों के लिए। और ये देखिए, ये आज का हमारा जो डे है वो है दैट इज़ डे 20 और इसकी कोट से हम स्टार्ट करते हैं। स्टडी लाइक देयर इज़ नो टुमारो, बिकॉज इफ़ यू कीप पुटिंग ऑफ योर स्टडीज़ फॉर टुमारो यू विल प्रोबेबली बी टू लेट। कि इस तरीके से पढ़िए कि जैसे कि कल का दिन ना हो, क्योंकि अगर आप लगातार कल पे छोड़ते चलेंगे चीज़ों को तो शायद जो है यू विल प्रोबेबली बी टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। भाई वाह, बहुत बढ़िया कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो कोट है दैट इज़ I know the devil himself will not eat a woman. I know that a woman is a dish of gods if the devils dress her not. Who says these words in Antony and Cleopatra? ये वर्ड्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, एंटनी जो क्लियोपेट्रा एक कंट्री मैन से एक सांप मंगवाती है और उससे पूछती है कि क्या ये जो सांप है ये इज़ दिस स्नेक दैट टाइप ऑफ स्नेक जो काटता है मगर उसे दर्द नहीं होता। तो वो कंट्रीमैन ये कह रहा है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इसे छुएं ना। अगर आप इसे छुएंगी तो ये बहुत फेटल है और आप इसे छुए ना। तो वो कहता है कि क्या ये मुझे खा जाएगा? तो इस बात पर वो ये जवाब देता है कि मुझे मालूम है कि आई नो द डेविल, कि डेविल जो है वो हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वुमन, कि डेविल कभी वुमेन को ख़राब नहीं करता। और जो है क्योंकि वुमेन जो है शी इज़ अ डिश ऑफ गॉड्स, बस 10 में से 5 औरतों को ख़राब करता है। तो ये जो इसमें ऑप्शन है ये क्लाउन, या आपको कहूँ मैं आपको इसमें ये उसमें क्लाउन दे रखा है और इसके अलावा कुछ टेक्स्ट में ये कंट्रीमैन भी लिखा हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, क्लाउन या कंट्रीमैन, दोनों में से कुछ भी है। दैट विल बी क्लाउन और कंट्रीमैन। ठीक है। Now the next question is, thus conscience does make cowards of us all. This was said by, ये किसके द्वारा कहा जाता है that conscious, भाई जो हमारी अंतरात्मा है वो हमें कावर्ड्स बना देती है। आपको पता है हैमलेट में बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये भी माना है कि हैमलेट में इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो था और इसी वजह से कहीं ना कहीं ही wanted to have पावर ओवर his own mother। तो इसीलिए कई मतलब ये लेटर ऑन ये क्रिटिक्स जो हैं ये मानते हैं। तो ये हैमलेट के बारे में हैमलेट ने कहा है कि कॉन्शियस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल, कि हमारी जो अंतरात्मा होती है वो कभी बार हमें कायर बना देती है। तो ये लाइंस कही हैं हैमलेट ने। द कैट एंड शेक्सपियर इज़ रिटन बाय, ये एक बुक है कैट एंड शेक्सपियर, ये लिखी है इंडियन राइटर राजा राव ने। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में राजा राव ने लिखी है ये किताब द कैट एंड शेक्सपियर। जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो एडिशन है शेक्सपियर पे वो आया था दैट केम इन 1765। ये डेट्स याद रखिएगा, कुछ डेट्स हैं जो याद रखने वाली होती हैं। तो ये एडिशन आया था दैट केम इन 1765। Who among the following English playwrights scripted the film Shakespeare in Love? Shakespeare in Love जो मूवी है वो दिखाई थी टॉम स्टॉपर्ड ने। टॉम स्टॉपर्ड ने शेक्सपियर को प्रेम में जो है वो दिखाया है। तो ये है टॉम स्टॉपर्ड के द्वारा। Who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं, जो मॉडर्न राइटर हैं वर्जीनिया वुल्फ, जो ब्लूम्सबरी ग्रुप की भी मेंबर थी। वर्जीनिया वुल्फ ने इन्होंने एक बुक लिखी है अ रूम ऑफ वंस ओन। अ रूम ऑफ वंस ओन जो है वो इन्होंने लिखी है, जो कि आई थी 1929 में। उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है शेक्सपियर सिस्टर।
ये अलग से नहीं है, दैट इज़ अ क्रिटिकल एसे फ्रॉम दैट बुक शेक्सपियर सिस्टर, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्यों एलिजाबेथन एज में औरतों को औरतें इतनी फेमस नहीं थी जितना शेक्सपियर थे, और अगर शेक्सपियर की सिस्टर होती तो उनका, और वो उन्हीं के जैसी होती, तो उनको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती, ये वर्जीनिया वुल्फ ने बताया है। तो मॉडर्न राइटर वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है रूम ऑफ वंस ओन, और ये जो शेक्सपियर सिस्टर है दैट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the worlds, this was a man. अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, जैसा ये क्वेश्चन था बिल्कुल इसे वैसा ही मैंने ले लिया है। मेरा मतलब यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी किसी को क्रिटिसाइज़ करना या कुछ करना नहीं है। मैं यहाँ पर आती हूँ अपना काम करने के लिए, और मैं उनमें से क्या है कि भाई जिस किताब में जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ, ऑप्शंस को पढ़ती हूँ, तो मैं उनको क्रॉस चेक जरूर करती हूँ, और कुछ अपनी प्रीवियस नॉलेज भी है, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ इसके विषय में जो कही गई है या ये क्वेश्चन क्या एप्ट है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन ना ऐसे ही इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जिन भाई प्ले अगर पढ़ा हो आपने, तो जब ब्रूटस की मृत्यु होती है तो ये कहा जाता है ब्रूटस के बारे में, तो ये मार्क एंटनी सीजर के बारे में नहीं है। ऑप्शन तो ये कहा तो ये मार्क एंटनी ने, मगर सीजर पे नहीं कहा है, ये ब्रूटस पे कहा गया है। ये कहा गया है क्यों? क्योंकि ब्रूटस वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट किल सीजर फॉर जेलसी, रादर ही किल्ड सीजर फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। तो इसीलिए ये जो लाइन्स हैं ये मार्क एंटनी की लाइन्स हैं जो कही गई हैं ब्रूटस के बारे में। तो ये हिज लाइफ वॉज जेंटल, तो ये मैंने इसका ऑप्शन जो है वो ठीक करा है। और बाकी एक चीज़ ये है, देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिक्स जो हैं वो लिए जाते हैं। जब कोई एग्ज़ाम भी होता है तो आप ये मान के चलिए 125 क्वेश्चन में से ये मत मानिएगा कि दूसरे ग्रह से 125 के 125 क्वेश्चंस उतार के ला दिए जाएंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। बस जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कुछ 20 या 25 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट बनाते हैं, जिससे जो वो 20-25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है वो लाइन में दूसरों से आगे हो जाता है। आपने बहुतों को सुना होगा, जो पिछली बार भी पेपर हुआ था हमारे 70 क्वेश्चंस ठीक हुए थे, हमारे 80 क्वेश्चंस ठीक हुए थे। तो भाई 70-80 तो मैक्सिमम के ठीक होते हैं, ऐसे तो विरले ही होते हैं जो 10 या 20 ठीक करके आते हैं। तो 70-80 क्वेश्चंस तो होते हैं, जो उससे ऊपर यानी कि 100+ लाते हैं। मेरा वही कहने का मतलब है जो वो 25 क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट रखे जाते हैं उन्हीं को आपको जो है वो आपको दूसरों से अलग करेगा, और दैट इज़ द थिंग। और एक चीज़ मैं आपको कहेंगे, अगर कोई मेरी एक और बात और ध्यान से सुन लीजिए, इफ़ यू हैव नॉलेज डू नॉट शो इट बिफोर ईच एंड एवरीवन। है नॉलेज तो सबके सामने शो मत करते फिरिए, ये मत दिखाइए कि भाई हमें बहुत आता है या हमें ये चीज़ पता है या ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी है। अगर मैं सब फिर कह रही हूँ, इफ़ एनीबडी फाइंड्स द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चंस जो है मतलब एक बहुत ही लो लेवल, मतलब लो लेवल का किसी को लगता है, तो भाई आप वहाँ जाने के लिए फ्री हैं जहाँ आपको सिर के ऊपर से निकलने बाउंसर्स वाले क्वेश्चंस मिल रहे हो, आप वहाँ जाने के लिए फ्री हैं। भाई मेरे को जो मुझे लगता है, जो मैं सोचती हूँ उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रही हूँ और मैं बना रही हूँ। और दूसरा एक बात ये भी जज कीजिएगा कि कितने चैनल्स वाले ऐसे हैं जो वाकई में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो दे रहे हैं। अगर मेरे चैनल पे आपको वो चीज़ मिल रही है तो अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते मत करिए, मगर कम से कम ये मत कहिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत है। अगर आपको आते हैं तो लेट अदर्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, ठीक बात है ना, तो उसको जो है वही कर लीजिए। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप ये अपनी नॉलेज दूसरों के सामने शो ऑफ करने का नहीं है। जिसको नॉलेज है वो अपनी नॉलेज को इंटेंसिफाई कीजिए, उसको बढ़ाइए, उसको चीज़ों करिए और सही जगह पे लगाइए, दैट इज़ द मेन थिंग। तो देखिए, हु इज़ कंसिडर्ड डिकेंस ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज फॉर हिज इंटीमेट नॉलेज ऑफ कॉमन मैन। ये जो क्वेश्चन है ये भी बुक में से लिया है, इसका आंसर उसमें विलियम शेक्सपियर दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें गलत है। भाई
ये टॉमस डेकर को माना जाता है कि डिकेंस ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज जो कहा जाता है वो टॉमस डेकर को कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को नहीं कहा जाता, कि Thomas Dekker was considered the Dickens of the Elizabethan stage. Now the next question is, who is the goddess of witchcraft in Shakespeare's play Macbeth? Macbeth में आपको पता है कि 3 जो हैं वो witches हैं, 3 विचेस को वियर्ड सिस्टर कह के पुकारा जाता है। ये लिया गया है लक से, तो वियर्ड सिस्टर्स कहा जाता है बार बार प्ले में उनको। उनकी जो रानी है उसका नाम है हैकेट, उसका नाम है हैकेट। तो ये जो है गॉडेस ऑफ जो इसमें दिखा विचेस की जो रानी दिखाई है दैट इज हैकेट। Who is referred as Bellona's bridegroom? आप सबसे पहले समझ लीजिए बेलोना कौन है। बेलोना was the goddess of war। और जब मैकबेथ जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है तो मैकबेथ को कहा जाता है बेलोना's bridegroom। तो ये कहा गया है मैकबेथ के लिए that he was Bellona's bridegroom। Who commented on Milton saying this man cuts us all out and the ancients too? ये मिल्टन के बारे में किसने कहा है? ये कहा है जॉन ड्राइडन ने। और ड्राइडन, भाई मैं एक ड्राइडन के मुझसे अभी किसी ने ये पूछा भी था, who was the first poet laureate who was the first poet laureate of England? तो मैं आप लोगों को बता दूं, unofficially Ben Jonson was the first poet laureate, but officially that was Dryden जो जिन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया था। तो ऑफिशियली जो पहले पोएट लॉरिएट थे दैट वाज ड्राइडन। तो ड्राइडन ने कहा है कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट्स टू। तो भाई इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया मिल्टन ने। Now the next question is which one is Milton's epitaph? ये मिल्टन के एपिटैप का मतलब होता है कि किसी की मृत्यु पर लिखा हुआ जो शिलालेख होता है उसे कहते हैं। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मिल्टन की हॉब्सन पोएम्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं कि एक टॉमस हॉब्सन थे जो कैरियर का काम करते थे यूनिवर्सिटी में, और वो बच्चों के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेटर्स और वो ले जाया करते थे, और उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उन पर जो है मिल्टन ने ये पोएम लिखी थी कि ऑन द डेथ ऑफ द कैरियर। तो ये हॉब्सन जो फॉर हॉब्सन ये मिल्टन की लिखी हुई है एपिटैप है इनमें से फॉर हॉब्सन। Let there be light and light was over all, why am I thus bereaved? ये लाइंस जो हैं मिल्टन की, देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मिल्टन ने अपने प्रीफेस में इसे कहा है ड्रामेटिक पोएम। मिल्टन डिड नॉट से दैट दिस इज अ ड्रामा सैमसन एगेनिस्टस। और ये जो है अब आप चाहें तो ये प्रीफेस निकाल कर पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी जैसे मैं करती हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ और उसका रेफरेंस देती हूँ, चाहे वो हैमलेट में सोलिलोक्वीज की बात हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, मैं उसे काफ़ी पढ़ने के बाद उस चीज़ का रेफरेंस देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि भाई हैमलेट में कितनी सोलिलोक्वीज हैं, आपने जितनी भी किताबें उसमें लिखी हुई हैं उसमें जो है हैमलेट में 9 सोलिलोक्वीज बताई जाती हैं। 7 सोलिलोक्वीज जो हैं वो हैमलेट की, एक ऑफिलिया की, एक क्लॉडियस की। लेकिन हैमलेट में 11 सोलिलोक्वीज है, 7 बाय हैमलेट, 3 बाय क्लॉडियस एंड 1 बाय ओफिलिया। और अगर आपको इसका देखना है कहाँ है, तो ये जो है एक ब्रिटिश जर्नल है जिसमें मैंने पढ़ा। एंड भाई ऑब्वियसली हमने जो है जब पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो ये जो सोलिलोक्वीज हैं वो देयर आर 11 सोलिलोक्वीज। अब बोर्ड क्या मानता है क्या नहीं मानता है उससे मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मैं गलत चीज़ को बता दूंगी। मैंने पढ़ा हुआ है कि उसमें 11 सोलिलोक्वीज हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको इसमें भी बता रही हूँ कि सैमसन एगेनिस्टस, आप मिल्टन का प्रीफेस जो है वो पढ़िए। जो मिल्टन ने सैमसन एगेनिस्टस जब आई है 1670 में जब आई थी तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, मिल्टन ने अपने प्रीफेस में इसे ड्रामेटिक पोएम ही कहा है।
तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पढ़ लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो ये क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखी होती हैं, जैसे कि जो हिस्ट्री की बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे आप उसे कह लीजिए डेविड डेचस, क्योंकि जो ये या रूटलेज की जो बुक है उसमें से आपको मतलब थोड़ी बहुत जानकारी इनमें मिल जाती है। तो ये देखिए, लेट देयर बी लाइट एंड लाइट वाज ओवरऑल, व्हाई एम आई दस बिलीव्ड, ये लाइंस जो ली गई हैं ये सैमसन एगनिस्टस की लाइंस हैं, जिसमें सैमसन जो कह रहा है कि लाइट जो कि भगवान का सबसे भाई सुप्रीम चीज़ है, लेट देयर बी लाइट एंड लाइट वॉज ओवरऑल, सभी लोगों के पास लाइट है, मुझको ही क्यों लाइट से जो है वो बिलीव्ड करा हुआ है। 2 weeks after the beheading of King Charles I appeared a book by Milton which justified the beheading. Or what book was this? भाई चार्ल्स फर्स्ट को भी जब से उनकी हत्या की गई थी, दैट वाज इन 1649। बस कुछ ही 2 हफ्ते बाद ही जो है क्रॉमवेल के कहने पर मिल्टन ने ये बुक जो है वो प्रस्तुत करी थी जनता को शांत करने के लिए, जिसमें उन्होंने एक चीज़ भी लिखी थी कि जो फ्रीडम का सही अर्थ है वो लोग जानते हैं जो राइटियस हैं, बाकी लोगों को तो केवल लाइसेंस चाहिए। तो उन्होंने जस्टिफाई किया था कि भाई अब हमें चार्ल्स फर्स्ट से एक मुक्ति मिल गई है, और वो जो है मुक्ति मिलने की वजह से इसलिए उनको बीहेडेड किया जाना बिल्कुल औचित्यपूर्ण है, दैट इज जस्टिफिएबल। तो इन्होंने उसको जस्टिफाई किया था कि क्यों चार्ल्स वन को मारा जाना जरूरी था। तो ये जो बुक आई थी इसका नाम था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, जो 1649 में ही आई थी, और चार्ल्स वन की हत्या के 2 हफ्ते बाद ही ये किताब आई थी, केवल जनता को शांत करने के लिए। In book 3rd of Paradise Lost, Saturn comes to Earth. Where does he alight first? Book 3rd में सैटर्न जो है वो जब लौट आता है तो वो धरती पर सबसे पहले जब आता है तो वो कौन से पर्वत पर आता है? तो वो आता है माउंट नाइफेट्स पर। वो लैंड करता है माउंट नाइफेट्स पर। ये दिस इज द चेन ऑफ माउंटेन्स, रेंज है ये। पेंडेमोनियम लिटरली मीन्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेंडेमोनियम का भाई जो डिक्शनरी मीनिंग है वो कंफ्यूजन है। बहुत से लोगों को लगता है कि पेंडेमोनियम जो है वो कंस्ट्रक्ट करा गया था मलसीबर के द्वारा, हेल में उसकी हेल की नर्क की राजधानी थी तो हेल से संबंधित आता है। लेकिन पेंडेमोनियम का जो बाइबल में मीनिंग है दैट इज ऑल द डीमंस, दैट इज ऑल द डीमंस। Who wrote Life of Milton? जब ऐसे ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है दैट इज सैमुअल जॉनसन। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सैमुअल जॉनसन ने जो लिखी है वो लाइव्स ऑफ पोएट्स लिखी है, जिसमें 52 पोएट्स की उन्होंने बायोग्राफी ली है। लेकिन लाइफ ऑफ मिल्टन जो अलग से लिखी गई है वो डेविड मैसन के द्वारा लिखी गई है। दिस बुक इज रिटन बाय डेविड मैसन। अब आपको अगर उनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप सोचें ये क्वेश्चन ही गलत है। जी नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि लाइफ ऑफ मिल्टन जो लिखी है वो डेविड मैसन ने लिखी है। Johnson didn't like Milton's Samson Agonistes on the Aristotelian grounds because भाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को तो बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई सैमसन एगनिस्टिस में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था इसकी बिगनिंग है, इसका एंड है, मगर इसका मिडल नहीं है, बीच में से नहीं है ये, इसीलिए इट हैज़ अ बिगनिंग एंड एन एंड बट नो मिडल। तो इस वजह से उन्हें ये ज़्यादा पसंद नहीं आया था। अब इसको देखिए, द रॉयलिस्ट इन द एज ऑफ मिल्टन आर ऑल्सो कॉल्ड। रॉयलिस्ट वो थे जो माना करते थे चार्ल्स फर्स्ट को माना करते थे, उनको और क्या कहा जाता था? दे वर नोन एज केवेलियर्स। केवेलियर्स क्यों कहलाते थे? चार्ल्स फर्स्ट के उससे बना था, कार्लोस से बना था। तो कार्लोस से जो चार्ल्स वन को मानने वाले थे वो हो गए थे केवेलियर्स। द मिस्ट्री प्ले डील्स विद, मिस्ट्री प्ले जो होते हैं भाई, जब लोगों को चर्च की तरफ आकर्षित करना था तो प्लेस जो हैं वो आप ये मान के क्या चलिए, ये बात सत्य है कि जो ड्रामा है वो उसकी जो जड़ें हैं वो रिलीजन में है। जब
लोगों को चर्च की तरफ आकर्षित करना था तो प्लेज हुआ करते थे, मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, और बाद में आए थे मोरालिटी प्लेज। अब ये मिस्ट्री प्लेज किस चीज़ से डील करते थे? ये मिस्ट्री प्लेज बाइबल की कहानियों से जो है वो डील किया करते थे। अब बाइबल की कहानियाँ भी कौन सी? द न्यू टेस्टामेंट। लाइफ ऑफ क्राइस्ट से नहीं, किससे डिस्कस करते थे? द न्यू टेस्टामेंट। ये जो मिस्ट्री प्लेज थे ये बाइबल की कहानियाँ बताया करते थे, तो ये द न्यू टेस्टामेंट पर आधार, मतलब न्यू टेस्टामेंट से डील करते थे। The next question is, a metrical foot containing a stressed followed by an unstressed syllable is। एक metrical foot, और ये जो उल्टा होता है iambic का उल्टा होता है, जिसमें पहला जो foot है, पहला जो पार्ट है वो stressed होता है और दूसरा unstressed होता है, उसे क्या कहा जाता है? That is known as trochee। और ट्रॉची किसका उल्टा है? iambic का उल्टा है। तो फर्स्ट syllable is stressed and another is unstressed, that is known as trochee। Who used the term gynocriticism for the first time? gynocriticism जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? That was used by Elaine Showalter। इसका मतलब है कि the criticism of women writings, तो उसे Elaine Showalter ने इसे सबसे पहले यूज़ किया था। gyno means women and criticism, क्रिटिसिज्म का मतलब कोई बुराई नहीं होता। अ क्रिटिक इज द वन हु वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द राइटर एंड द ऑडियंस टू मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर वांट्स टू से। तो ये जो है ये वुमेन राइटिंग को क्रिटिसाइज करना वो जो है वो था गाइनो क्रिटिसिज्म, एंड दैट वाज दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय इलेन शोवाल्टर। A heptameter consists of, हेप्टामीटर, अब ये देखिए हेप्टामीटर का मतलब होता है 7 फीट लाइन। 7 फीट लाइन यानी कि 14 सिलेबल की लाइंस को कहा जाता है। दैट इज नोन एज हेप्टामीटर। तो देखिए 7 मीट्रिकल फुट इज नोन एज हेप्टामीटर। हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, पेंटामीटर। Who used the term dissociation of sensibility? ये टर्म एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टर्म्स यूज करे गए थे टी.एस. इलियट के द्वारा। मॉडर्न राइटर टी.एस. इलियट के द्वारा यूज करे गए थे ये टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। What is Borges ड्रामा? Borges ड्रामा किसे कहा जाता है? देखिए बॉर्जेस जो ड्रामा होता है दैट डील्स विद मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से डील करता है उसे बॉर्जेस ड्रामा कहा जाता है। तो ये है आपका मिडिल क्लास ड्रामा। जैसे प्रोलिटेरियन ड्रामा होता है वो लोअर क्लास को करता है, एरिस्टोक्रेटिक ड्रामा होता है वो अपर क्लास को करता है, और जो ये बॉर्जेस ड्रामा होता है ये मिडिल क्लास को डील करता है। आर्ट फॉर आर्ट सेक, अनदर टर्म फॉर दिस फ्रेज इज। आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब क्या होता है? ऑस्कर वाइल्ड से संबंधित है। आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब होता है वेन एवर यू सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट डोंट ट्राई टू फाइंड मोरालिटी इन इट, तो उसे वो आर्ट फॉर आर्ट सेक कहते हैं। तो ये जो आर्ट फॉर आर्ट सेक है इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज एस्थेटिसिज्म। डायथ्रॉम्स वर सिंग इन द ऑनर ऑफ। डायथ्रॉम्स जो हैं वो कोरल हिम्स हुआ करते थे जो गाए जाते थे डायनोसियस की प्रशंसा में। ये डायनोसियस कौन थे? ये थे गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। उनके सम्मान में ये हिम्स जो हैं वो गाए जाते थे, उन्हें डायथ्रॉम्स कहा जाता है। तो ये हैं डायनोसियस के उसमें। Novella. Novella is an Italian word. Novella, a new thing. Novella जो है वो एक Italian word है। Who wrote Frankenstein? Frankenstein की जरा स्पेलिंग ठीक कर दूं। ये स्पेलिंग है Frankenstein, that's a Gothic novel
और इसे ये कहा जाता है इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन। ये लिखा गया है मैरी शेले के द्वारा ये। और फ्रैंकेनस्टीन इज द नेम ऑफ दैट मॉन्स्टर हु वाज क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। तो फ्रैंकेनस्टीन जो है वो लिखा है मैरी शेले ने। और फ्रैंकेनस्टीन और मॉडर्न प्रोमेथ्यूस, ये सारे क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के हैं। ये मत सोचेगा यार ये टीजीटी में ये कहाँ से आ गए। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन चौसेरियन स्टैंजा? चौसेरियन स्टैंजा जैसे राइम रॉयल भी कहा जाता है, उसमें कितनी लाइन्स होती हैं? 7 लाइन स्टैंजा जो होता है उसे कहा जाता है चौसेरियन या राइम रॉयल। व्हाट इज सेस्टीना? सेस्टीना का मतलब होता है 6 लाइन के स्टैंजा को बोला जाता है। अ स्टैंजा ऑफ 6 लाइन इज नोन एज सेस्टीना। Who coined the term affective fallacy? Affective fallacy जो टर्म है वो कॉइन करा है विमसेट एंड बियर्ड्सले ने। और इस टर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसका किसी भी पीस ऑफ आर्ट को लोगों के ऊपर उसका क्या इमोशनल इफेक्ट हुआ है उसको देखकर उसे क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में लिखना, दैट इज नोन एज अफेक्टिव फैलेसी। और ये जो टर्म है ये दिया गया है विमसेट एंड बियर्ड्सले के द्वारा। व्हाट इज एवॉनगार्ड? एवॉनगार्ड का मतलब होता है नई चीज़ें, अपने समय से आगे चलने वाला। इनोवेटिव राइटिंग्स को कहा जाता है, दैट इज नोन एज एवॉनगार्ड, इनोवेटिव न्यू राइटिंग। नाउ व्हाट इज जू एक्स मशीना? तो ये जो है ये क्या है? व्हाट इज जू एक्स मशीना? दैट इज गॉड फ्रॉम मशीन। एक्चुअली तब क्या हुआ करता था कि जब स्टेज पर गॉड्स को दिखाना हुआ करता था तो पुली की सहायता से गॉड्स को नीचे उतारा जाता था, उन्हें या ऊपर जो है वो खींचा जाता था। तो दैट इज नोन एज गॉड फ्रॉम मशीन। तो गॉड फ्रॉम मशीन, जिसको इस टर्म का आंसर है दैट इज गॉड फ्रॉम मशीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो है अब ग्रामर का पोर्शन शुरू हो गया है। डू यू वॉन्ट सम स्वीट्स आस्क्ड माई फ्रेंड। ये नरेशन के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। डू यू वॉन्ट सम स्वीट्स आस्क्ड माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने पूछा। अब जब कभी किसी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो और वो यस नो क्वेश्चन वाला होता है तो उसे इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। तो माई फ्रेंड, अब यहाँ देखिए माई फ्रेंड आस्क्ड मी, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगाना पड़ेगा। जब यू आ रहा हो तो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्ट, वॉन्ट नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्टेड सम मोर स्वीट माई दैट आई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इफ़ या वेदर में से कुछ भी लग सकता है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्टेड, वेदर आई वॉन्टेड सम स्वीट्स। अब यहाँ मोर का वैसे प्रयोग जो है अनुचित है, मुझे लग रहा है गलती से लग। डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स, या तो यहाँ लगा दे तो होगा, इसे छोड़ दीजिए। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्टेड सम स्वीट्स। तो यहाँ पे डू यू वॉन्ट सम, ये मेरे ख्याल से इसमें मिस हो गया है, ये इसमें मिस हो गया है, तो मैं इसमें कर देती हूँ, क्वेश्चन को ठीक कर देती हूँ। डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स आस्क्ड माई फ्रेंड, क्योंकि सभी में ये लगा हुआ है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्टेड सम मोर स्वीट्स, तो द आंसर विल बी सी। आंसर होगा सी। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में के पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होते हैं तो डू डज इसमें से हट जाते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। वेदर आई वॉन्टेड सम मोर स्वीट्स, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, सुनीता सेज। पहली बात, ये सेज लिखा हुआ है, यानी कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। जब सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन पर्सन जब चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से वर्ब जरूर चेंज होता है। तो सुनीता सेड वाला ये तो ऑप्शन ही कट गया। सुनीता सेड ये सारे ऑप्शन कट गए। सेज वाला एक ही ऑप्शन बचा है, सुनीता सेज दैट शी हैज़। अब यहाँ पर भाई आई था तो हैव है, शी है तो हैज़ लगेगा। सुनीता सेज दैट शी हैज़ सीन द फिल्म बिफोर, तो इसीलिए यहाँ आएगा बी पार्ट। इसके बी पार्ट में ये सही होगा। He ordered his servant to do as he
वॉज टोल्ड। अब ये इनडायरेक्ट है, इसे मैं डायरेक्ट में करना है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, तो ये तो ऐसे ही रख लेंगे, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब यहाँ पे इन्वर्टेड गए, टू डू एज, अब यहाँ पे डू इसको हटा देंगे, डू एज यू वर टोल्ड। अब आप ये देखिए किस में मिल रहा है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, सॉरी वर नहीं आएगा, आर आएगा, डू एज यू आर टोल्ड। ही ऑर्डर्ड हिज, पहली बात तो और किसी में ऑर्डर्ड आ ही नहीं रहा, डू एज यू आर, डू ही सेड टू हिज सर्वेंट, वैसे तो इसमें ये वाला भी सही लग रहा है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज आई टोल्ड यू, ही सेड टू हिज डू एज यू वर टोल्ड, ये तो गलत ही है प्रेजेंट इंडेफिनेट को। भाई इसमें ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड। अब ये तो एफ हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इसके तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। तो ये है ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड। तो भाई ये तो दोनों ही सही है। अब मैं इसमें क्या करूँ बताओ, इसके तो दोनों ही सही हैं। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही गलत है। तो ये जो है इस तरीके के भी मिल जाते हैं। अब ये है कि भाई अगर इसमें जो कौन सा सही मानने का वो है, तो ये वाला जो है जो वो मुझे लगता है ये माना जाएगा कि ये सही है, बी पार्ट। शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, फिर वही वाला है इंटेरोगेटिव वाला पार्ट है, शी आस्क्ड द गर्ल। अब देखिए शी आस्क्ड द गर्ल, अब जो लगेगा वो इफ वाला लगेगा, दैट वाले दोनों कट गए, ये क्विक वाला दूध छाटने वाला होता है। शी आस्क्ड द गर्ल इफ शी डिड दैट। अब जो पास्ट इंडेफिनेट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, केवल एक यही है जो पास्ट परफेक्ट में है। तो ये देखिए शी आस्क्ड द गर्ल इफ शी हैड डन दैट, तो ये होगा इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, डू द स्टाफ हैव एनी प्रॉब्लम, द मैनेजर आस्क्ड। द मैनेजर आस्क्ड, भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट में चेंज होगा। द मैनेजर आस्क्ड, यह तो इसमें आएगा द मैनेजर इंक्वायर्ड, चारों में इंक्वायर्ड आ रहा है। वेदर द स्टाफ हैड एनी प्रॉब्लम, अब ये देखिए वेदर द स्टाफ हैव एनी प्रॉब्लम, ये कट गया। वेदर द स्टाफ हैव हैड एनी प्रॉब्लम, ये भी कट गया। द मैनेजर इंक्वायर्ड वेदर द स्टाफ हैड, भाई जब इसमें इस तरीके से होता है तो इसमें डू डस जो हैं वो हट जाते हैं, ये डू डस जो हैं वो हट जाते हैं, तो इसीलिए उसकी वो मेन वर्ब तो जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन ये डू डस जो है वो हट जाते हैं। तो मैनेजर इंक्वायर्ड वेदर द स्टाफ हैड एनी प्रॉब्लम, तो इसका आंसर है बी। अब ये देखिए ये ग्रामर के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं पिछली बार भी जो पेपर था उसमें कंडीशनल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 या 5 क्वेश्चंस थे कंडीशनल्स के। जरा इसे ध्यान से देखिए। आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। कंडीशनल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है एक 0 कंडीशनल होता है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है और एक टाइप 3 कंडीशनल होता है। देखिए 0 कंडीशनल का मतलब होता है ऑटोमेटिक, जो चीज़ अगर एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ होगी ही होगी। टाइप 1 में होता है कि एक कंडीशन रखी जाती है, उसकी उसमें एक रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। टाइप 2 कंडीशनल्स जो होते हैं कि जब हम प्रेजेंट में किसी चीज़ को सोचते हैं, कोई काल्पनिक इच्छा करते हैं या अफसोस करते हैं, तो उसके लिए हमारा टाइप 2 होता है। टाइप 3 कंडीशनल्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि पास में कोई काम हो सकता था मगर किसी कारणवश हो नहीं पाया, वहाँ हम यूज़ करते हैं टाइप 4 कंडीशनल। तो ये जो टाइप 4 कंडीशनल होते हैं ये हैड और वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, इनसे स्टार्ट होते हैं। अब आप ये देखिए इफ यू हैड आस्क्ड हिम, इफ यू हैड आस्क्ड, मतलब ये को थोड़ा 1 मिनट, ये ऐसे आई वुड ग्लैडली अकम्पनी इफ यू हैड आस्क्ड मी, ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो भाई अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हारी सिस्टर को के साथ जरूर चला गया होता। अब तुमने पूछा ही नहीं तो मैं गया ही नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो है ये हमारा पास्ट की को वो बता रहा है कि पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर किसी कारणवश हो नहीं पाया। तो जब इस तरीके के होते हैं तो यहाँ अगर हैड आ रहा है तो यहाँ पर वुड हैव देखते हैं, तो यहाँ आएगा वुड हैव। आई वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड योर सिस्टर। तो ये होता है जब पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे मगर कर नहीं पाए, तो इसका आंसर होगा वुड हैव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ़ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम यस्टरडे वी माइट हैड हेल्प यू। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं ये लेते अपने साथ जो हैं ये है अभी है। तो यहाँ पर ये आप ये देखिए, इफ़ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम यस्टरडे, अगर तुमने कल अपनी प्रॉब्लम बता दी होती तो हमने तुम्हारी मदद कर दी होती, मगर तुमने बताई नहीं। ये फिर वही वाला पास्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर अगर यह माइट हैव होता तो हम इसे ठीक कर लेते, वी माइट हैव, क्योंकि ये तो एक्टिव वॉइस में है, बीन नहीं लगा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी वुड हैव। इफ़ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम यस्टरडे वी वुड हैव हेल्प्ड यू। Had we been on time, we would not have missed the train। अब ये फिर अफसोस कर रहे हैं, ये इन्वर्जन में यूज़ हो रहा है। अगर हम समय पर पहुंच गए होते तो हम अपनी ट्रेन मिस ना करते। तो भाई यहाँ पर वी वुड हैव बीन हैड नॉट, ये भाई ये जो एक जो पहला पार्ट होता है वो बताता है कि कोई काम हो सकता था, अब उस काम का क्या रिजल्ट होता ये दूसरा वाला पार्ट बताता है। तो ये आप ये खुद देखिए कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि भाई हम समय पे पहुंचे ही नहीं, ट्रेन मिस हो गई, तो इसीलिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दैट्स नो एरर, बिल्कुल सही है। If I were a millionaire, I would have helped the poor। अब एक चीज़ ये देखिए, ये वो चीज़ होती है जब हम प्रेजेंट में किसी आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा कि जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो उनमें हमेशा पूछते हैं कि इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू बी अप द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर अ डे व्हाट वुड यू डू। तो ये होता है कि जब हम प्रेजेंट में किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, तो उसके लिए हम वर लगाते हैं। जैसे कोई बच्चों को भी सोचने के लिए कोई चीज़ दी जाती है, इफ़ आई वर द PM ऑफ इंडिया, और इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, अगर मैं मिलियनेयर होती तो मैं गरीबों की मदद करती। तो भाई ये चीज़ प्रेजेंट की एक ऐसी इच्छा है जो काल्पनिक है। अब प्रेजेंट की काल्पनिक इच्छा को बताने के लिए अगर आप वर लगा रहे हो तो यहाँ वुड हैव नहीं लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे वुड। तो ये प्रेजेंट की काल्पनिक इच्छा है, तो यहाँ पर आएगा सी, आई वुड हेल्प द पुअर। If you had attended the meeting, you would have benefited a great deal। If you had attended the meeting, अगर तुमने मीटिंग अटेंड करी होती, you would have benefited a great deal। तो भाई यहाँ पर would कुछ भी नहीं आएगा, वही जो भी बंदा था उसने करी नहीं है। फिर वही वाली बात है, पास्ट की कोई बात जो हो सकती थी किंतु हो ना पाई, तो इसीलिए इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है। इफ़ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग यू वुड हैव बेनिफिटेड अ ग्रेट डील। तुमने करी नहीं तो तुम बेनिफिटेड हुए ही नहीं, तो दैट इज नो एरर। अब ये हमारे शुरू हुए हैं व्हाट अम्यूज यू, ये हमारे पैसिव वॉइस वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट अम्यूज यू, यहाँ पर व्हाट काम किसका कर रहा है। देखिए यहाँ व्हाट जो है वो काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। जब व्हाट एज अ सब्जेक्ट काम करता है तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस बाय व्हाट से बनाते हैं। दूसरी चीज़ है ये पास्ट में है, ये व्हाट जो है दैट इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है, मैंने पूछा व्हाट अम्यूज यू, तो मैंने कहा भाई मूवीज अम्यूज मी। तो ये जो है कि ये जो चीज़ है जब व्हाट की जगह कोई सब्जेक्ट ले लेता है तो वहाँ जो व्हाट है वो काम किसका कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में काम कर रहा है। तो व्हाट अम्यूज यू जब नॉमिनेटिव केस में व्हाट काम करता है तो पैसिव वॉइस में उसे किससे बनाते हैं, बाय व्हाट से बनाया जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि बाय व्हाट, अब बाय व्हाट से आप देखिए व्हाट यू आर मेड टू अम्यूज बाय, ये तो पहला ही बिल्कुल ही ऊट पटांग सा है। बाय व्हाट आर यू बीइंग अम्यूज बाय व्हाट। अब जब बाय व्हाट है सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के एकदम बाद आप लगाएंगे वर्ब, वर्ब के बाद फिर जो है वो आपका सब्जेक्ट आएगा बाय व्हाट वर यू अम्यूज। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। और इसी चीज़ में मैंने आपको एक रूल बेस भी बताया है, व्हाट इज वर्किंग एज अ नॉमिनेटिव केस। अब ये क्वेश्चन देखिए, स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। एक चीज़ याद रखिएगा
कि हमेशा पैसिव वॉइस में बाय लगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, सब आप लोग भी जानते होंगे, पढ़ रखा होगा सारी चीज़ ये वाला। देखिए, स्मोक्स एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दो सेंटेंसेस है, दोनों को ही हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा कि स्मोक एंड फ्लेम्स, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स। पहले यहाँ देखिए, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। भाई यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों को ही जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो देखिए, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन, पाई नहीं लगेगा क्योंकि एनगल्फ जो प्रेपोजिशन लेता है वो लेता है इन। तो अब आप यहाँ देखिए, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस, यहाँ देखिए, एंड rescue operations were made difficult and made rescue operations were made difficult। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसे उठा कर ले आएंगे, एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर डी। He asked me to finish the work in time. He asked me to finish the work in time। जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो ये होते हैं, नरेशन में दिए रहते हैं, ये इनडायरेक्ट नरेशन में है। He asked me to finish और उसके बाद जो है वो इन्फिनेटिव आ रहा है, तो he asked me का केवल इतना बनेगा, I was asked। बाकी इसमें बाय हिम वगैरह कुछ नहीं लगाते। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, अब आप खुद ही देख लीजिए, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो इसका आंसर होगा आपका सी, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। कुनैन टेस्ट बिटर, जब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं कुनैन टेस्ट बिटर, तो ये आप ये देखिए कि ये वर्ब के बाद एडजेक्टिव जो है वो आ रहा है। अब इस तरीके के जब सेंटेंसेस होते हैं तो ये बनाए जाते हैं कुनैन टेस्ट बिटर, कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। तो इसको जो है कुनैन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, इसको जो है हमें बनाना होता है, तो हम इसमें कुनैन इज़ बिटर कब, व्हेन इट इज़ टेस्टेड, तो इसको हमें एडवर्ब क्लॉज से जो है वो बनाया जाता है, कुनैन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। क्योंकि वैसे भी ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये आप खुद ही देखिए कि अपना ऑब्जेक्ट तो ट्रांसफ़र कर नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्योंकि कुनैन टेस्ट हाउ का जवाब दे रहा है, तो इसको हमें जो बनाना पड़ेगा तो उसमें हमें एक क्लॉज जो है वो लगाया जाएगा। द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। अब इस सेंटेंस को देखिए, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो अब ये देखिए, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस, अब यहाँ से बनाएंगे अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड। अब यहाँ से ढूंढिए कौन सा है, अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर्स। अ स्पेशल, ये देखिए बीइंग वाला तो आएगा ही नहीं, और ये ऊपर वाला देखिए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ इज हेल्ड बाय देम, वाज हेल्ड बाय द, ये होल्ड आ रहा है तो भाई यह प्रेजेंट में ही आएगा, तो अ स्पेशल, खुद ही देखिए ये अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो जो प्रेपोजिशन वाला पार्ट है उसे लास्ट में ही जो है वो रख देंगे। हो गए, ख़त्म हो गया। बस आज की क्लास जो है वो यहीं तक, बाकी मिलते हैं कल और नए क्वेश्चंस के साथ, मिलते हैं कल, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, कीप स्टडिंग।